Hello students, myself Vishi Chadwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में हमारी कॉमर्स की स्कूल लेक्चरर वीडियो सीरीज चल रही है और आज हम करेंगे 16वां सैम्पल पेपर और हमेशा की तरह इसके अंदर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन कहता है इफ लायबिलिटी डिक्रीजेज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्या हो रहा है, रिटायरमेंट का समय है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और हिंदी में कहें तो साझेदार का अवकाश ग्रहण है और दायित्वों में कमी हो रही है। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन है लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बी ऑप्शन है रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, सी ऑप्शन है रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, चौथा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए पहले आप इसमें समझिए कि आपका जो दायित्व है वो कम हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि एक क्रेडिटर है, उसे हमें 50,000 देने थे, लेकिन अब लगता है कि 40,000 रुपये में ही काम हो जाएगा और हमें 10,000 देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सुन के खुशी हो रही है कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे या पैसे हमारे बचेंगे। ठीक है, तो ये क्या है सर, ये डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉफिट है। अब जब प्रॉफिट होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी, तो प्रॉफिट होने पे आपको रिवैल्यूएशन को सीआर करना, चाहे पार्टनरशिप का पार्टनर का एडमिशन का क्वेश्चन हो, चाहे पार्टनर के रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो। अगर आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो आपको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होने पे आपको रिवैल्यूएशन को सीआर करना है और वो जो कंसर्न्ड लायबिलिटी है जिसकी बात चल रही है उसे आपको डेबिट करना है। यानी इसकी पूरी एंट्री होती है लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। आपको पता है दो ही केस में प्रॉफिट होगा, या तो आपका असेट ऊपर जाए या आपकी लायबिलिटी नीचे जाए और प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन खाते को सीआर किया जाता है। तो इनमें से जो गिवन ऑप्शन है उसमें से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जहां लिखा है कि इट विल बी क्रेडिटेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है, तो सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है स्टॉक ऑफ ₹4,000 इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इट वाज फुल्ली कवर्ड बाय इंश्योरेंस। अब देखिए 4,000 का आपका जो स्टॉक है वो डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है, लेकिन ये भी लिखा है कि ये स्टॉक पूरी तरह से बीमा हो रखा था, तो इसकी लेखा प्रविष्टि क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जनरल एंट्री वाला। अब मैं आपको बताऊं, जनरली जब हम जैसे ही लॉस होता है और आग लग जाती है तो हम समथिंग एक एंट्री पास करते हैं, लॉस बाय फायर टू परचेज, ठीक है। और इसके बाद हमें पता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा बीमा हो रखा है या नहीं। अगर हमारा बीमा हो रखा है तो वो पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो आप इंश्योरेंस कंपनी डीआर कर सकते हो या इंश्योरेंस क्लेम डीआर कर सकते हो, क्योंकि आपका लॉस पूरा कवर हो रहा है। जैसे इसमें लिखा है कि आपका स्टॉक पूरी तरह से बीमित था, तो हम मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और आपका पूरा बीमा पास हो गया। तो आपको अगली एंट्री में ये जो लॉस हुआ है उसको रिवर्स करना होता है, ठीक है। पहले लॉस को हम रिकॉर्ड कर देते हैं टेम्पररीली, और अगर वो लॉस कवर अप हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, उस लॉस को आप रिवर्स कर देंगे। अब आप जब इन दो एंट्रीज को देखेंगे तो पहली एंट्री में लॉस बाय फायर डीआर हो रहा है और दूसरी एंट्री में लॉस बाय फायर सीआर हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपली लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है, अब आपका बचता है ऊपर की तरफ तो इंश्योरेंस कंपनी और नीचे की तरफ परचेज। तो आप ऐसा ऑप्शन तलाश कीजिए कि ये ऑप्शन हो। अब पहले ऑप्शन में स्टॉक डीआर कर रखा है, बिल्कुल गलत है। दूसरे में पीएनएल डीआर कर रखा है, थर्ड में ट्रेडिंग डीआर कर रखा है, चौथे में इंश्योरेंस क्लेम डीआर कर रखा है, तो ये सही है। लेकिन मैंने देखा कि नीचे इन्होंने परचेज नहीं लिखा है, नीचे इन्होंने ट्रेडिंग लिखा है। तो ये हो सकता है क्योंकि जो परचेज है इवेंचुअली वो ट्रेडिंग में जाता है। आपको पता है कि वर्ष के अंत में जो नॉमिनल आइटम्स हैं, कुछ आइटमें ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाती हैं, कुछ आइटमें आपकी पीएनएल में चली जाती हैं, और जो परचेज सेल्स वाली आइटम है ऑब्वियस सी बात है वो आपकी ट्रेडिंग में जाती हैं। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, तो डी इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है सर। इसका डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडर द एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, वेल एन्युटी मेथड, पहले तो देखिए क्वेश्चन सुनते ही हमें याद आ जाए कि ये डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक है और उसमें ये एन्युटी मेथड की बात कर रहा है। मैं बताऊं एन्युटी मेथड क्या होता है। सपोज करो कि आपने एक मशीन खरीदी और आपने 10 लाख रुपए दिए, ठीक है। अब 10 लाख रुपए तो आपकी कॉस्ट है ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख रुपए लगे हैं उसको अक्वायर करने में। ये मेथड जो एन्युटी मेथड है वो ये कहता है कि हमने इंटरेस्ट खो दिया। मतलब अगर ये पैसा हमने मशीन में ना लगाया होता बल्कि कहीं और लगाया होता तो इंटरेस्ट कमाते। फॉर एग्जांपल इस 10 लाख की हम एफडी करा देते तो शायद हमें 1 लाख रुपए ब्याज मिल जाता, ठीक है, और ये ब्याज हमें ओवर द ईयर्स आने वाले वर्षों में भी मिलता। तो ये मेथड कॉस्ट के साथ साथ इंटरेस्ट को भी कंसीडर करता है। यानी एमसीक्यू तो ये भी बन सकता है कि डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड होता है जो कॉस्ट के साथ साथ इंटरेस्ट को भी
कंसीडर करता है, विचार करता है। तो वो है आपका एन्युटी मेथड, जिसको आप वृत्ति विधि या वार्षिक वृत्ति विधि कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। इसमें कुछ कह रहा है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो हर साल फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर ये पूछता कि इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आपका हर साल थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होगा। जो एक नोशनल मतलब होता है काल्पनिक, आप जो एक काल्पनिक ब्याज की गणना करेंगे, क्योंकि असेट्स की वैल्यू साल दर साल डिक्रीज होती है, तो इसीलिए आपका इंटरेस्ट जो है वो साल दर साल डिक्रीज होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन जो होगा वो फिक्स होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपका डेप्रिसिएशन सभी वर्षों के लिए फिक्स रहेगा। हर मेथड की अपनी खासियत होती है। ठीक है, एक और बात, कभी कभी ये यूं पूछ लेगा कि जैसे SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और आपका एन्युटी मेथड है। ठीक है, अब आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में भी डेप्रिसिएशन की राशि क्या होती है, फिक्स होती है। और ये याद कर लीजिए कनेक्शन में कि एन्युटी मेथड में भी डेप्रिसिएशन की राशि फिक्स होती है, लेकिन एन्युटी मेथड का जो डेप्रिसिएशन होगा वो SLM के मुकाबले ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट के साथ साथ इंटरेस्ट कंपोनेंट को भी कंसीडर किया जाता है, उसे भी डेप्रिसिएट किया जाता है। तो इसीलिए एन्युटी मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो हायर देन द स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। अब आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं हमेशा वीडियोस में जो बोलता हूँ, क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन को केवल इतना मत लीजिए, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, अब आप एन्युटी मेथड टॉपिक को समझिए। आप अपनी किताब उठाइए, उसमें एन्युटी मेथड के बारे में जो कुछ लिखा है वो सब पढ़ लीजिए, वो सारा समझ लीजिए, जितने MCQ पॉसिबल बन सकते हैं वो सारा सोच लीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अभी में 4 या 5 MCQ तो मैंने डिस्कस कर लिए। तो ऐसा तो अपन कोशिश ये करें कि जब वीडियो सुन रहे हैं तो उनका मकसद ये है कि आपके वो टॉपिक्स तैयार नहीं है तो आप तैयार कर लीजिए। ऑल्दो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो जो लोग रेगुलरली वीडियो देखते हैं वो बोर होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है नए व्यूअर्स भी जुड़ते हैं तो मुझे उनके लिए बोलना पड़ता है। तो हर वीडियो में एक मेरा विज्ञापन आएगा, सुन के बोर होते हैं, जान चुके हैं कि हमारे सैम्पल पेपर्स हैं, कुछ सैम्पल पेपर फ्रीली अवेलेबल हैं, पूरा 50 सैम्पल पेपर का एक पैकेज भी हमने बहुत सस्ती रेट पे दे रखा है। तो जस्ट इसलिए बार बार बताया जाता है क्योंकि न्यू व्यूअर्स जुड़ते जाते हैं, क्योंकि कब वीडियो कौन देखेगा आई डोंट नो, और कोई कह भी नहीं सकता है। चलिए, द टर्म मार्शलिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ। अब देखिए हिंदी कितनी टफ होती है। हिंदी में वर्ड है प्राथमिकता निर्धारण। मान लो खाली वीडियोस हिंदी में होते हैं या सैम्पल पेपर में खाली हिंदी में होते तो कितनी मुश्किल होती है, या खाली वन वे लैंग्वेज होती तो। हालांकि हमारे सैम्पल पेपर दोनों में है। ठीक है, तो प्राथमिकता निर्धारण पारिभाषिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, द टर्म मार्शलिंग। अब देखिए मार्शलिंग टर्म यूज होती है बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, हमको पता है, सब जानते हैं हम लोग कि हम बैलेंस शीट के अंदर एक अपना होता है लायबिलिटी साइड, एक होता है असेट साइड। ठीक है, जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो बैलेंस शीट हम जैसा तैसा कैसा भी बना देते हैं। सब बस ये ध्यान रखते हैं कि असेट्स एक तरफ रखते हैं, लायबिलिटीज एक तरफ रखते हैं, बट बहुत ज़्यादा उनकी सिक्वेंसिंग को लेके ज़्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि असेट्स में कैश सबसे ऊपर आएगा, गुडविल सबसे नीचे आएगा, लायबिलिटीज में ओवरड्राफ्ट सबसे ऊपर आएगा और कैपिटल सबसे नीचे आएगा, जब मैं ये 4 बातें आपको बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लिक्विडिटी ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। मैं दोहरा देता हूँ, कैश सबसे करंट या लिक्विड एसेट्स है इसलिए वो सबसे ऊपर आएगा। इंटेंजिबल एसेट्स लीस्ट लिक्विड होते हैं, एक होता है मोस्ट लिक्विड, एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है वो लीस्ट लिक्विड होते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट्स नीचे आएंगे। ओवरड्राफ्ट ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है इसलिए सबसे वो लिक्विड लायबिलिटी माना जाता है, और कैपिटल सबसे एंड में रीपे होता है। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये लिक्विडिटी ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से एक और ऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं परमानेंस ऑर्डर। परमानेंस ऑर्डर इससे ठीक रिवर्स होता है। तो ये लिक्विडिटी ऑर्डर और परमानेंस ऑर्डर में जब हम चीज़ों को जमाते हैं तो इसे टेक्निकली कहा जाता है मार्शलिंग। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मार्शलिंग का कनेक्शन किससे है, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, P&L अकाउंट भी होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट। तो इसका आंसर सी होने वाला है और ये आपको PDF के अंदर 26वें नंबर पे क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इज ऑप्शन ए डिवेंचर, बी इक्विटी शेयर, सी प्रेफरेंस शेयर और डी रिटेन्ड अर्निंग। देखिए ये बात आप जानते हैं कि एक कंपनी है तो उसे फाइनेंस की ज़रूरत होती है, बिना वित्त के तो कंपनी कैसे चलेगी।
अब कंपनी चाहे तो डिवेंचर इशू करके पैसा ला सकती है, इक्विटी शेयर इशू करके पैसा ला सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करके ला सकती है, लेकिन इन सब में उसे पब्लिक की तरफ जाना पड़ेगा और इन सब के लिए उसे पब्लिक इशू करना पड़ेगा, या प्राइवेट प्लेसमेंट भी करेगी तो भी बाहर के लोगों की तरफ देखना होगा। यदि अगर हम कुछ चुनिंदा लोगों को भी देते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, कुछ बैंक्स को, म्यूचुअल फंड्स को, इंश्योरेंस कंपनी को शेयर इशू करते हैं, फिर भी हमें बाहर की तरफ देखना होगा। तो हमारे लिए इंटरनल सोर्स क्या है? इंटरनल सोर्स है कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग, यानी कंपनी जो पैसा कमाती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने एक साल में मान लीजिए 50 लाख रुपए कमाया, सारा कुछ करने के बाद, दैट इज टैक्स वगैरह देने के बाद 50 लाख कमाया। अब कंपनी ने इसमें से क्या किया, 20 लाख रुपए का तो डिविडेंड दे दिया और 30 लाख रुपए कंपनी ने अपने पास रख लिया। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इंटरनल सोर्स। ठीक है ना? कभी कभी क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि बताइए सबसे चीपेस्ट, सबसे कंपनी के लिए सस्ता स्रोत कौन सा है। उसमें भी ये लोग, कुछ लोग रिटेन्ड अर्निंग आंसर दे देते हैं। हालांकि वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट अभी के लिए क्वेश्चन काफी क्लियर है कि इंटरनल सोर्स क्या है। तो कंपनी के लिए जो इंटरनल सोर्स होता है वो आपका रिटेन्ड अर्निंग होता है, प्रतिधारित आय, जिसका मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो कंपनी ने अपने पास रोक रखी है, तो वो पैसा कंपनी के पास ही पड़ा है, कंपनी को कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन। इनमें से कौन सा ऑडिट ओपिनियन का टाइप नहीं होता है? ऑप्शन सुन लीजिए, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन या रिजर्व्ड ओपिनियन। तो मैं आपको बता दूं, वैसे एक जो ऑडिटर होता है, ये ऑडिट से क्वेश्चन है, एक ऑडिटर जो होता है वो 4 तरह की ओपिनियन दे सकता है। चारों नहीं देता, 4 में से कोई एक देता है। अगर उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के अकाउंट्स बिल्कुल प्रॉपरली बने हुए हैं, बिल्कुल प्रॉपर बने हुए हैं, तो वो क्लीन रिपोर्ट देता है। ठीक है। अगर उसे लगता है कि अकाउंट्स बनाते समय कुछ गड़बड़ हुई है, या कहें गैप्स, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, गैप्स, उनको फॉलो नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तो वो क्वालिफाइड देता है। ये वैसे लगभग क्लीन रिपोर्ट जैसी होती है कि वैसे तो मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मुझे कुछ जगह पे ऐसा लगता है, तो कुछ एक वो एक्सेप्शनल पॉइंट दे देता है जहां वो डिसएग्री करता है या डिससेटिस्फाई है, तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। एक होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या होता है, कभी कभी वो ऑडिटर किसी इंफॉर्मेशन तक रीच आउट ही नहीं कर पाता, किसी इंफॉर्मेशन तक पहुंच ही नहीं पाता। फॉर एग्जांपल, उसे कह दिया स्टॉक 20 लाख का है, तो उसने कहा कि मैं स्टॉक देखना चाहता हूं, कितना है, कहाँ है, लेकिन उसे स्टॉक देखने ही नहीं दिया गया, या उसे बता दिया गया कि कंपनी के ऊपर 80 लाख के लोन है, लेकिन ये लोन कहाँ से लिए गए हैं, कब लिए गए हैं, इनका क्या स्टेटस है, उसके बारे में उसे डेटा ही प्रोवाइड नहीं कराया गया। तो वो अपने आप को थोड़ा सा राय से दूर रख लेता है कि मैं बता नहीं सकता कि ये सही है या नहीं, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी नहीं है। तो वो डिस्क्लेमर देता है कि मैं उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाया हूं। सबसे जो खराब रिपोर्ट होती है क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट मतलब बिल्कुल ही समझ लो कि अकाउंट्स में जालसाजी की गई है, पूरी फ्रॉड की संभावना है, अकाउंट्स के रूल कहीं ढंग से फॉलो ही नहीं हुए हैं, मतलब वो कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड है जो अकाउंट्स बने हुए हैं, तो वो एडवर्स रिपोर्ट देता है। लेकिन ओपिनियन को रिजर्व रख लेना, जैसे कभी कभी आप सुनते हैं कि जज साहब अपने फैसले को सुरक्षित रख लेते हैं, तो ऑडिटर ऐसा कुछ नहीं करता, उसको जो भी रिपोर्ट देनी है इन 4 में से एक रिपोर्ट दे देती है, वो अपना फैसला या राय को सुरक्षित नहीं रखता। तो रिजर्व्ड ओपिनियन नाम की कोई आइटम ऑडिट की दुनिया में नहीं होती। हाँ, बाकी सब होते हैं। अभी देखिए हिंदी कितनी टफ होती है। क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए वर्ड है परिमित अभिमत, अभिमत मतलब राय, प्रतिकूल अभिमत, ये तो आपका एडवर्स हो गया, अस्वीकरण अभिमत डिस्क्लेमर, और जो आरक्षित अभिमत है, इस तरह का कोई अभिमत ऑडिट की दुनिया में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर सिंपली डी रहने वाला है। चलिए सर, ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप ये मार्केटिंग क्लिप देखते होंगे, और मैं एक बात आपको इन जनरल बताता हूँ कि कई बार जो इसका प्राइस है, जो मात्र 249 रुपीज़ है, उसको देख के लोगों को ये लगता है कि नहीं इतना सस्ता नहीं होगा या फ्रॉड होगा, या 249 के अंदर 50 सैम्पल पेपर या 7,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन देता है। बट ये बिल्कुल जेन्युइन है। आप जो अगर हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मात्र इतनी कम कीमत पे ही ये पूरे 7,500 MCQ अवेलेबल है, और ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, यानी हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है।
तो आप किसी भी भाषा से आते हो, किसी भी बोर्ड से आते हो, आपको कोई दिक्कत इसके अंदर आने वाली नहीं है। इसके अलावा जो पैटर्न है हमारे यहाँ, जो RPSC फर्स्ट ग्रेड होता है, तो उसके अंदर सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन है। इसके अलावा 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के भी पूछे जाते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के। तो वो आखिरी के 30 क्वेश्चन वो भी रखे हैं जो एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हैं। इसके अलावा एक मैं आपको थोड़ी सी बात और बता रहा था कि अब हमने इसके अंदर नोट्स भी देना शुरू कर दिया है। जो सैम्पल पेपर्स तो हैं ही हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री अब हम हर चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड कर रहे हैं। जैसे कॉस्टिंग का हुआ, स्टैटिस्टिक हुआ, ऑडिट हुआ, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं मानता हूँ लगभग 50 से 60 टॉपिक होते हैं। तो एक एक करके हम उनके नोट्स भी अपलोड कर रहे हैं, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो थोड़े बहुत नोट्स से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और मेन, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है या नहीं है, वो आपको इन क्वेश्चनों को लगा के मिलेगा। दबा के क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए और जॉब पाइए। एक और बात, नॉट ओनली ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान के लोगों के लिए रेलिवेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट में अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक होते हैं। 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे कम या ज़्यादा, पर मोर और लेस यही टॉपिक हुआ करते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसके जो कवर नहीं होता है, तो आप मुझे ये व्हाट्सअप नंबर आता है बार बार स्क्रीन पे, आप उस पर व्हाट्सएप कर दिया करो। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप वो मुझे भेज दिया करो, मैं समय रहते ही उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। और बाकी ये क्वेश्चंस, एक और जनरल क्वेरी रहती है कि सर इसका PDF मिल जाएगा क्या? तो सर PDF नहीं मिलेगा, आपको ऐप के अंदर ही ये क्वेश्चंस देखने होंगे, वहीं पे आपको क्वेश्चन लगाने होंगे, और जितनी बार आप क्वेश्चंस करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन PDF के तरह सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं हो। PDF के अंदर 75th नंबर पे आपको पूछेगा, विच इकोनॉमिक पॉलिसी इज रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट। आपकी इनमें से कौन सी पॉलिसी ऐसी है जिसका संबंध है सार्वजनिक आय, एक्सपेंडिचर और डेट से। सार्वजनिक आय, व्यय और ऋण से किस आर्थिक नीति का संबंध है? आपके ऑप्शन है राजकोषीय नीति, आय नीति, व्यय नीति, जनसंख्या नीति। तो ये आपका आंसर हो जाएगा A, राजकोषीय नीति, ठीक है सर। आपकी जो फिस्कल पॉलिसी होती है, ठीक है, इसमें जो एक वर्ड आता है फिस्क, ठीक है, वो जो फिस्क वर्ड है उसका मतलब ही राजकोष या पब्लिक के जो फंड्स होते हैं वो होता है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ये देखती है कि उनके पास कितना तो रेवेन्यू आएगा, यानी इसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू देखे जाते हैं, गवर्नमेंट के कितने एक्सपेंडिचर होंगे। अगेन फिर रेवेन्यू में जो रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू नेचर का भी होता है और कैपिटल नेचर का भी होता है, मतलब जो रिसिप्ट होता है वो। इसी तरह एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू नेचर के भी होते हैं, कैपिटल नेचर के भी होते हैं। और इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे गवर्नमेंट डेट लेती है पब्लिक से। वो इंटरनल डेट भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल डेट भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब का जो संबंध है वो आपका संबंध है राजकोषीय नीति से, ठीक है सर। तो इसका सिंपली आंसर A रहने वाला है, फिस्कल पॉलिसी इसका आंसर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, the son of X, just a minute. A, the son of X is not traceable, but Y finds him and delivers A to X on humanity basis in ignorance of an offer of reward to the finder. Now Y. आराम सुनिए। A जो कि X का पुत्र है, लापता है, Y उसे ढूंढता है। तो यहाँ तक कि पहले आप स्टोरी समझ लीजिए। एक होता है X आदमी और X आदमी का एक बेटा होता है जिसका नाम A कहा जा रहा है, ठीक है। अब स्टोरी ये है कि ये खो गया है, ठीक है, कहाँ चला गया पता नहीं। अब इसे ढूंढ के निकाला है किसने? Y ने। न सिर्फ Y ने उसे ढूंढा है, बल्कि मानवतावश उसने X को सौंप भी दिया। जैसे ही उसे ये बच्चा मिल गया, उसने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जाके मानवतावश कि भाई ये बेटा आपका है, ये ले लीजिए, मतलब मिल गया है मुझे, और सौंप देता है। अब उसे उस समय इनाम का पता नहीं था, मतलब ऐसा बच्चे को ढूंढने वाले को इनाम मिलेगा ऐसी कोई जानकारी उसको नहीं थी। तो अब क्वेश्चन ये है कि वाई अब इनाम हेतु दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसे प्रस्ताव नहीं दिया गया था। इनाम हेतु दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसे इनाम की पेशकश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दावा कर सकता है क्योंकि उसने एक्स का वांछित कार्य किया है। दावा कर सकता है क्योंकि उसने स्वैच्छिक सेवा प्रदान की है। तो अब आप बताओ, आप लिटरली एक केस के बारे में सोचो कि वाई को, जिसने बच्चे को ढूंढा है, उसे इनाम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए।
वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, वो इसके बारे में इनाम के लिए दावा नहीं कर सकता। बी इसका आंसर होगा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे इनाम की पेशकश के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत ही फेमस केस है। ये केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का मामला है। वहीं से इस केस के केवल नाम बदले गए हैं पक्षकारों के। मैं आपको थोड़ा सा उस केस के बारे में बताता हूँ। उसमें गौरी दत्त था और गौरी दत्त का एक भतीजा होता था। वो भतीजा उसका कहीं खो गया था, ठीक है। तो गौरी दत्त ने क्या किया, अपने जो सारे नौकर थे, सर्वेंट्स थे, उनको भेजा कि भाई मेरे इस भतीजे को खोज के लाओ। लालमन शुक्ला भी उनका नौकर था। वो थोड़ा बहुत खर्चा उसने दिया, रेलवे भाड़ा वगैरह दिया, और बाकी नौकरों की तरह उसे भी खोजने भेजा, और लालमन शुक्ला भी उसे खोजने निकल गया, ठीक है। जब ये इधर खोजने निकल गया तो पीछे बहुत दिन तक जब सफलता हाथ नहीं लग रही थी तो गौरी दत्त ने एक इनाम घोषित कर दिया, समथिंग 501 रुपए का, ठीक है। ये बहुत पुराना केस है, समथिंग 1903 1913 है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, बट 1903 का केस है शायद तक। तो अब तो उन्होंने क्या किया, 501 रुपये मतलब तब बहुत बड़ी रकम होती थी। उन्होंने इनाम घोषित कर दिया कि भाई जो मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको इतने रुपए दे दूंगा, ठीक है। यानी लालमन शुक्ला ढूंढने निकल चुका था, इनाम बाद में डिक्लेयर हुआ, ठीक है। अब इस बंदे ने एफर्ट किए तो उनको भतीजा मिल गया तो लाके उन्होंने सेठ जी को हैंड ओवर कर दिया। बाद में किसी ने बताया, अरे वाह यार तेरा तो इनाम खुल गया, तेरे को तो मजा आ गया, तेरे को सेठ जी इनाम देंगे। तो इसने सेठ जी से इनाम मांगा, ठीक है। जब सेठ जी से इनाम मांगा तो गौरी दत्त ने उनको इनाम देने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने उठा के केस कर दिया। तो फिर जज ने यही कहा, जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, तो उसके बाद जज ने यही दिया कि लालमन शुक्ला इनाम के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उनको प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी। अगर इन्हें इनाम की जानकारी होती और उसके बाद अगर उन्होंने बच्चे को ढूंढा होता तो डेफिनेटली एक जनरल ऑफर होती है और जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस होती है तो उसको हकदार होता। लेकिन यहाँ पे इनको प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी, तो कहानी ये बनी कि प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी तो स्वीकृति नहीं दे सकते, और स्वीकृति और प्रस्ताव नहीं था तो ठहराव नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो फिर प्रतिफल किस बात का। कुल मिला के बात यही रही कि जो ढूंढने वाला है, चूंकि उसे इनाम का नॉलेज नहीं था, जो इनाम का ऑफर था उसकी जानकारी नहीं था, अतः जानकारी के अभाव में वो कहें कि अपने रिवॉर्ड के लिए क्लेम नहीं कर सकता। होप मैं आपको केस समझा पाया, और बी इसका आंसर रहेगा। चलिए सर, आखिरी 2 क्वेश्चन और देखेंगे अपन। 97th क्वेश्चन कहता है, विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो ये क्वेश्चन है आपका डिस्पर्जन का। डिफरेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, कोशिश यही की है, ऑडिट का क्वेश्चन आ गया, ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है कि ऐसा डिस्पर्जन में कौन सा मेजरमेंट है जिसमें सारे ऑब्जर्वेशन यूज किए जाते हैं। अब आप यूँ समझिए कि आपको एक्स श्रेणी दे रखी होती है, एक्स श्रेणी में जो भी पद होते हैं उनको वेरिएबल या ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो कहता है कि क्या एमडी में एक्स सीरीज के सारे पदों का इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर आपको याद हो तो एमडी में अपन मीन या मीडियन या मोड निकालते हैं, और उसके बाद एक्स से उसका जो डिविएशन है वो निकाला जाता है, और डिविएशन फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशंस होता है, तो एमडी होता है इसका आंसर। अब एग्जाम में बच्चा गलती कई बार ये भी करता है कि एमडी देखा आंसर लगा दिया। तो देखो बाकी ऑप्शन एक बार तो देख ले, भले आंसर मन में सोच ले पर एक बार बाकी ऑप्शन देख ले। अब स्टैंडर्ड डिविएशन, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन में भी सारे ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है सर। स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि केवल मीन की मदद से निकाला जाता है, मीडियन या मोड की मदद से नहीं निकाल सकते, केवल मीन की मदद से निकाला जाता है, उसमें भी डिविएशन देखे जाते हैं, और बाकायदा प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान भी रखा जाता है। उसमें भी सारे ऑब्जर्वेशन से डिविएशन देखा जाता है। जो क्वार्टाइल डिविएशन होता है उसमें Q3 और Q1 की जरूरत होती है, यानी उसके अंदर सारे ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसमें केवल Q3 और Q1 को देखा जाता है। तो ये जो क्वार्टाइल डिविएशन है उसके अंदर सारे ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए इसका आंसर डी बनेगा, A एंड B बट नॉट C। तो मेरा जस्ट यही था, क्वेश्चन अलग अलग कराने का मकसद है कि 10 क्वेश्चनों से यही है कि मैं आपको जो थोड़े बहुत मेरी तरफ से वैल्यूएबल इनपुट दे सकूं वो मैं आपको दूं। इसीलिए वीडियोस लगातार देखते रहिए, मैं अपील बार बार करता हूं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बताइए कि इनमें से कौन सा परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह नहीं है। अब ये जो है और नहीं है इसका भी बहुत ध्यान रखा करो, इसमें आप लिखते जाया करो। जैसे गुड सेल किया, पहला ऑप्शन क्या है, गुड सेल किया और उससे आपको पैसा मिला, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो पहले आप इस तरह से लिख लीजिए।
पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट किया, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो पैसा आता है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो एक्टिविटी है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कम से कम ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा जो पेमेंट ऑफ टैक्स है, इनकम टैक्स का पेमेंट हम करते हैं और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही लिखा किया जाता है। तो अब इससे क्या होता है नहीं है, यस नो, राइट क्रॉस कुछ भी लगा के, और कुछ नहीं समझ में आया तो उसको होल्ड पे छोड़ दिया करो। तो कुल मिला के इससे ये पूछा था कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग नहीं है, तो ये जो सी वाली एक्टिविटी है जहां की फिक्स्ड एसेट्स को बेचा गया है वो एक्टिविटी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यूजफुल हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस मैं बनाता ही रहूँगा। पूरी कोशिश है कि पहले आपको स्कूल लेक्चरर बनाया जाए, स्कूल में आप पढ़ा सकें, मेरी थोड़ा बहुत जितना कंट्रीब्यूट मैं कर सकता हूँ उसमें, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर नेक्स्ट ईयर से जो वीडियोज़ आएंगे लगातार वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आया करेंगे। जी सर, थैंक यू।